हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट देखेंगे थ्रू एमसीक्यूज। ये है पार्ट 3। अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो डायरेक्ट 3 पे जंप ना करें। एक सीक्वेंस से मैंने बनाया है और आपको प्लेलिस्ट में भी ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप पार्ट 1 और 2 देख लें, तब 3 पे आप आए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी है नीरज पांडे ऑफिशियल। आप मेरे वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज यहाँ पूछ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आइए क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स वर कंडक्टेड इन वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी विच वॉज इंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ। पहला क्वेश्चन आपको हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट से पूछा गया है, जिसमें ये पूछा गया है कि हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट जो कि वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में किया गया था, आपको बताना है कि ये कंपनी में किस चीज़ का प्रोडक्शन होता था। मैं आपके लिए ऑप्शंस पढ़ देता हूँ। फर्स्ट है कार इक्विपमेंट्स, यानी कार से संबंधित जो पार्ट्स हैं, टूल्स हैं, वो बनाया जाता था। या फिर टेलीफोन इक्विपमेंट्स, टेलीफोन से रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स है वो बनाए जाते थे। या फिर मोटरसाइकिल इक्विपमेंट्स, या फिर स्कूटर इक्विपमेंट्स। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, तब तक मैं आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराता हूँ। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हॉथॉर्न क्या था। तो हॉथॉर्न क्या था? एक प्लांट था। प्लांट एक कहे चाहे आप इसको प्रोडक्शन यूनिट कहें, ठीक है। प्रोडक्शन यूनिट या प्लांट कह सकते हैं आप, जहाँ पे किसी चीज़ का प्रोडक्शन होता है। तो ये एक फेमस प्लांट था ऑफ वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी। एक कंपनी थी अमेरिका में जिसका नाम था वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी। यूएसए में एक शहर है शिकागो, वहाँ पे ये कंपनी थी और उसका ही एक प्रोडक्शन यूनिट था, प्लांट था, जहाँ पे जो टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, उसके लिए कुछ इक्विपमेंट बनाए जाते हैं, जैसे बेल्स हो गया या स्विचेस हो गया या फिर दूसरे जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, ये यहाँ पे बनाए जाते थे। तो हॉथॉर्न क्या है? हॉथॉर्न एक प्लांट है ऑफ फेमस वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी, जो कि यूएसए शिकागो में है और ये टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ के लिए कुछ इक्विपमेंट्स बनाती थी, जैसे बेल्स हो गया, स्विचेस हो गया या दूसरे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हो गया। ये सारी चीज़ें ये कंपनी बनाती थी और यहाँ पे आपके सामने हॉथॉर्न प्लांट है, देख सकते हैं आप। तो अब बात करते हैं कि हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट कंडक्ट क्यों किया गया। अब ये देखिए, हॉथॉर्न जो प्लांट था वहाँ पे जो मैनेजमेंट थे, उन्होंने कुछ सर्टेन इंसेंटिव प्लान्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था वर्कर्स के लिए, ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाए। इन्होंने एक ऐसा इंसेंटिव प्लान लगाया था जो कि ट्रेडिशनल जो थ्योरिस्ट थे उन पे बेस्ड था। और यहाँ की जो मैनेजमेंट थी हॉथॉर्न प्लांट की, उन्होंने ये सोचा कि हम ये इंसेंटिव प्लान लेके आएँगे और यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, रियलिटी में ऐसा हुआ नहीं। तो लोगों ने, यानी वहाँ के जो मैनेजमेंट थे, उन्होंने ये सोचा कि यार हमने इंसेंटिव प्लान लगाया और प्रोडक्टिविटी एम्प्लॉयज़ की बढ़ी नहीं। तो उन्होंने अपने लेवल पे क्या है कुछ इंक्वायरीज़ की, बट उन्होंने कुछ सॉल्यूशन नहीं पा पाए वो लोग। तो उन्होंने नवंबर 1924 को उन्होंने हार्वर्ड बिज़नेस स्कूल के प्रोफ़ेसर जॉर्ज एल्टन मेयो को बुलाया और उनके एसोसिएट्स को बुलाया और उन्होंने बोला कि हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमने इंसेंटिव भी दिया, ठीक है, हमने नया इंसेंटिव प्लान भी लेके आया, फिर भी एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ नहीं रही। तो हार्वर्ड बिज़नेस स्कूल के प्रोफ़ेसर जॉर्ज एल्टन मेयो ने और उनके एसोसिएट ने इस चैलेंज को लिया कि ठीक है, हम कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, कुछ इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे और बाद में हम आपको बता देंगे कि क्या कारण है जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ पाए। तो जॉर्ज अल्टन मेयो और उनके जो एसोसिएट थे, उन्होंने कुछ इंटेंसिव एक्सपेरिमेंट किया और कुछ इंटरव्यूज़ भी कंडक्ट किए बिटवीन 1924 टू 1932, यानी टोटल 8 साल। एक लंबा समय होता है, 8 साल तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए और इसी को हम हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट वर कंडक्टेड इन वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी विच वाज इंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ। तो यहाँ पे टेलीफोन इक्विपमेंट, टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ के लिए
अलग-अलग चीज़ें बनाई जाती थी, जैसे बेल हो गया, स्विचेस हो गया और दूसरे अदर जो टेलीफ़ोन इक्विपमेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बनाई जाती थी। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ आर करेक्ट? आपको 4 स्टेटमेंट दे रखा है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफ़ाई करना है। एक बार चारों स्टेटमेंट मैं आप सभी के लिए पढ़ दे रहा हूँ। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट बिगन विथ रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट फॉलोड बाय इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट। यानी कि हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट जो है वो शुरू हुआ था रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट से और उसके बाद इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट हुआ। क्या ये सही है? आप देखिए। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट डिड नॉट फाइंड डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वर्किंग कंडीशन एंड प्रोडक्टिविटी। हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि वर्किंग कंडीशन और प्रोडक्टिविटी में भी कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट वर कंडक्टेड एट वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी यूके। कि हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट जो है वो वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में किया गया था जो कि यूके में है। फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट फाउंड डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन लाइटिंग एंड प्रोडक्टिविटी। यानी कि हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि लाइटिंग और प्रोडक्टिविटी में डायरेक्ट रिलेशन है। आपको बताना है कि चारों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। क्या सिर्फ ए सही है या फिर सिर्फ बी सही है या फिर ए बी सी और डी सभी सही हैं या फिर ए और सी सही है। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, तब तक मैं आपको हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट और उसके इंटरव्यूज़ के बारे में बताता हूँ। तो मैंने अभी आपको बताया कि हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था कि जॉर्ज एल्डर मेयो ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे और कुछ इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए थे बिटवीन 1924 टू 1932, जिसे हम हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। अब हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट में कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए थे और कुछ इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए गए थे। तो हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट को हम 4 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं, यानी 4 भागों में हम उसको कैटेगराइज़ करके पढ़ सकते हैं। फर्स्ट है इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, जिसको हम लाइटिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं। सेकंड है रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट। थर्ड है मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम और फोर्थ है बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि सबसे पहले इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट हुआ था, यानी लाइटिंग एक्सपेरिमेंट हुआ था। सेकंड हुआ था रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट। थर्ड था मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम और फोर्थ था बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे 2 चीज़ें आपको समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली ये कि ये जो 2 एक्सपेरिमेंट हैं, यानी फर्स्ट और सेकंड जो एक्सपेरिमेंट थे, वो किए गए थे टेस्ट रूम कंडीशन में। मैं आप सभी के लिए लिख दे रहा हूँ। फर्स्ट और सेकंड जो एक्सपेरिमेंट थे वो टेस्ट रूम कंडीशन में किए गए थे, या फिर आप ये कह सकते हो कि कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में किए गए थे। और जो थर्ड और फोर्थ एक्सपेरिमेंट किया गया था वो किया गया था ऑलमोस्ट नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में। ऑलमोस्ट नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट को, चारों का नाम आपको पता होना चाहिए। इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट, मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम, बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम एक्सपेरिमेंट। और प्लस आपको ये भी पता होना चाहिए कि फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट जो था वो टेस्ट रूम कंडीशन में किया गया था और थर्ड और फोर्थ जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो ऑलमोस्ट नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में किया गया था। अब सभी एक्सपेरिमेंट को एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट है इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, या इसको हम लाइटिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट था, उसका पर्पस ये जानना था कि जो लाइटिंग कंडीशन, ठीक है, उनका प्रोडक्टिविटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या इफेक्ट होता है, लाइटिंग कंडीशन का प्रोडक्टिविटी पे वर्कर के क्या इफेक्ट होता है, ये जानने के लिए इल्यूमिनेशन या फिर लाइटिंग एक्सपेरिमेंट किया गया था। इसके लिए जो भी वर्कर्स हैं उनको 2 ग्रुप में बांट दिया गया। जिस ग्रुप पे एक्सपेरिमेंट किया गया उसे हम एक्सपेरिमेंट ग्रुप कहते हैं और जिस ग्रुप में लाइटिंग कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल रखी गई, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसे हम कंट्रोल्ड ग्रुप कहते हैं। अब एक बार देख लेते हैं कि लाइटिंग कंडीशन में किस तरीके से चेंजेस हुआ। देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि ये जो ग्रुप थी, जो एक्सपेरिमेंट ग्रुप था जिसमें हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वहाँ पे हमने लाइटिंग कंडीशन में परिवर्तन कर दिया, यानी कि उसकी इंटेंसिटी को, जैसे आप रूम में होंगे
तो आपके रूम में भी बल्ब लगा होगा, लेकिन हो सकता है किसी के रूम में बल्ब छोटा हो, बड़ा हो, ये चेंजेस हो सकता है। तो लाइटिंग कंडीशन यही है कि कभी आप बड़े बल्ब लगाते हो तो आप अच्छी रोशनी में आप काम करते हो। तो यही देखने का पर्पस था कि लाइटिंग कंडीशन का एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट में लाइटिंग जो लेवल है, इसको इंक्रीज़ कर दिया गया, तो इससे एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हुई। दूसरी बार लाइटिंग लेवल को डिक्रीज़ कर दिया गया, फिर प्रोडक्टिविटी फिर इंक्रीज़ हुई। फिर लाइटिंग लेवल को कम कर दिया गया और मतलब एक सर्टेन लिमिट से कम कर दिया गया। फिर यहाँ पे देखा गया कि जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो गई। तो इस एक्सपेरिमेंट से एल्टर मेयो और उनके एसोसिएट्स को ये पता चला कि लाइटिंग कंडीशन का वर्कर के जो प्रोडक्टिविटी है उस पे डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं, यानी कि जो वर्कर्स की जो प्रोडक्टिविटी है वो लाइटिंग कंडीशन पे बेस्ड नहीं है, बल्कि कुछ अदर वेरिएबल्स हैं जिनके वजह से जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज कर रही है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब बात कर लेते हैं इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या निकला। तो कंक्लूजन ये निकला कि प्रोडक्टिविटी और लाइटिंग लेवल पे कोई भी कोरिलेशन नहीं है, कोई भी सिग्निफिकेंट कोरिलेशन नहीं है। लाइटिंग लेवल और प्रोडक्टिविटी में कोई भी संबंध नहीं है, ये कंक्लूजन निकला। इसके अलावा एक और कंक्लूजन है जो आपको पता होना चाहिए। प्रोडक्टिविटी जो है वो सिर्फ फिजिकल कंडीशन पे बेस्ड नहीं है, अकेले फिजिकल कंडीशन पे बेस्ड नहीं है, बल्कि जो ह्यूमन साइकोलॉजिकल कंडीशंस हैं उन पे भी बेस्ड है। यानी सिर्फ लाइटिंग कंडीशन ही एक मेन कारण नहीं है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजिकल कंडीशन भी एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में। तो जो फर्स्ट कंक्लूजन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट कोरिलेशन बिटवीन प्रोडक्टिविटी एंड लाइट लेवल्स। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं सेकंड एक्सपेरिमेंट की, जो है रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट। आप सभी को पता ही होगा कि इसमें भी हम टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट किया गया था, यानी यहाँ पे भी हम कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो रिले असेंबली टेस्ट रूम में क्या हुआ कि एक रिले रूम था जहाँ पे चीज़ों को असेंबल किया जाता था। यहाँ पे कुछ फीमेल ऑपरेटर्स थी जो कि स्विचेस को असेंबल करने का काम करती थी। तो सेकंड जो एक्सपेरिमेंट था उसका पर्पस क्या था? सेकंड एक्सपेरिमेंट जो था उसका पर्पस ये था कि वर्किंग कंडीशन का और ग्रुप प्रोडक्टिविटी का, यहाँ पे देखिए प्रोडक्टिविटी लिखा है, आप ग्रुप ऐड कर सकते हैं। तो सेकंड जो एक्सपेरिमेंट था उसका ऑब्जेक्टिव ये देखना था कि वर्किंग कंडीशन का ग्रुप प्रोडक्टिविटी पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है, कितना इफेक्ट पड़ता है। यही देखने के लिए हम रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट हमने किया। इस टेस्ट में क्या हुआ कि 2 ग्रुप बना दिया गया। हर ग्रुप में 6 फीमेल्स थी, ठीक है, 6 फीमेल्स थी जो कि स्विचेस को असेंबल कर रही थी, और हर एक ग्रुप को एक सेपरेट रूम में रख दिया गया और उनके वर्किंग कंडीशन में समय-समय पे चेंजेस किया गया। उनके जो वर्किंग आवर्स है उनमें चेंजेस किया और बाद में ये कंक्लूजन निकालने की कोशिश की कि वर्किंग कंडीशन का ग्रुप प्रोडक्टिविटी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वर्किंग कंडीशन जो है उसमें किस तरीके का परिवर्तन किया गया। वर्किंग कंडीशन में यहाँ पे रेस्ट पॉजेस दिए गए, मतलब जो फीमेल ऑपरेटर्स थी उनको आराम करने का जो समय है वो दिया गया। हो सकता है स्टार्टिंग में कम दिया गया हो, बाद में बढ़ा दिया गया हो, इस तरीके से उनको रेस्ट पॉजेस दिया गया। तो वर्किंग कंडीशन में क्या-क्या चेंजेस हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहला यहाँ पे ये कहा गया कि पहले इंडिविजुअल बेसिस पे आपको इंसेंटिव दिया जाता था। अब इसको बंद करके इन्होंने ग्रुप इंसेंटिव कर दिया, यानी कि अब इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं होगा, बल्कि ग्रुप के परफॉर्मेंस के बेसिस पे, यानी ग्रुप के प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे ही हम इंसेंटिव देंगे, यानी फाइनेंशियल ग्रुप इंसेंटिव दिया जाएगा। इससे हुआ कि जो ग्रुप की प्रोडक्टिविटी थी वो इंक्रीज़ हो गई। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। रेस्ट पॉजेज़ की बात करें तो स्टार्टिंग में इनको 5 मिनट का आराम दिया गया, रेस्ट पॉजेज़ दिया गया, 5 मिनट इनको मॉर्निंग में दिया गया, 5 मिनट आपको आफ्टरनून में दिया गया। इससे जो प्रोडक्टिविटी थी ग्रुप की वो बढ़ गई। अब ये जो रेस्ट पॉजेज़ है यानी आराम का जो समय है इसको बढ़ा के 5 मिनट से 10 मिनट कर दिया गया। लेकिन प्रोडक्टिविटी आगे चल के कांस्टेंट रही, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो 10 मिनट से वापस से घटा के 5 मिनट कर दिया गया, लेकिन 5 into 6 अब यहाँ पे जो रेस्ट पॉजेज़ हैं ज़्यादा
दिया जाने लगा, यानी कि अब 6 बार 5-5 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा। इससे जो गर्ल्स थी उन्होंने कंप्लेन किया कि भैया आप तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, और कम हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि जो गर्ल्स थे उन्होंने ये कंप्लेन किया कि जो वर्क रिदम है, ठीक है? जो काम करने का एक होता है ना, पेस होता है, एक मोमेंटम होता है, वो टूट जाता है। बार-बार ब्रेक मिलने से काम का जो रिदम होता है वो टूट जाता है और उससे प्रोडक्टिविटी कम हो गई। तो ये जो 5 मिनट के ब्रेक जो 6 बार दिया गया था, इसको कैंसल करके वापस से अब 10 मिनट का ब्रेक दिया जाने लगा, और ये 10 मिनट का ब्रेक अब 2 बार दिया जाने लगा। फर्स्ट जब ब्रेक होता था तो कॉफ़ी दिया जाता था, और सेकंड टाइम में इवनिंग स्नैक जो है वो दिया जाता था। इससे प्रोडक्टिविटी जो है वो फिर से बढ़ गई। तो अभी आपने देखा कि जो रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट था, उसका पर्पस ये देखना था कि वर्किंग कंडीशन का ग्रुप प्रोडक्टिविटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो कंक्लूजन देख लेते हैं कि कंक्लूजन क्या निकला। तो कंक्लूजन ये निकला कि वर्किंग कंडीशन का और ग्रुप प्रोडक्टिविटी पे कोई भी डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से ग्रुप की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। तो यहाँ पे कि वर्कर्स का जो आउटपुट है वो इंक्रीज़ हुआ। क्यों हुआ? ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, जैसे रिस्पॉन्स टू अटेंशन, ठीक है? उनको ज़्यादा अटेंशन मिला। फीलिंग ऑफ बीइंग इम्पोर्टेंट, जो फीमेल्स थे उनको काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया जाने लगा, तो ऐसी फीलिंग उनको इम्पोर्टेंस की, उसकी वजह से उन्होंने अच्छा काम किया। नॉन डायरेक्टिव सुपरविज़न, नॉन डायरेक्टिव सुपरविज़न का क्या मतलब है कि एक बार आपने काम दे दिया, तो आप बार-बार जाके चेक नहीं कर रहे हो। आप काम करने का पूरा फ्रीडम उनको दे रहे हो। ये सारी कुछ चीज़ें हैं, ठीक है? उनको अटेंशन ज़्यादा मिला, उनको इम्पोर्टेंस ज़्यादा दिया गया, उनको रेस्ट दिया गया, उनको चाय-कॉफ़ी दिया गया, ये सारी चीज़ें हुई। नॉन डायरेक्टिव सुपरविज़न हुआ जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी। तो ये था कंक्लूज़न। थर्ड बात करते हैं मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम। मास, जैसे आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, जिनका इंटरव्यू लिया गया फॉर मोर दैन अ ईयर, 1 साल से भी ज़्यादा समय के लिए उनका इंटरव्यू लिया गया। और इंटरव्यू किस बात के लिए था? उनसे ये जानना चाहते थे जो रिसर्चर्स थे कि जो भी काम वो कर रहे हैं, जो भी वर्क कर रहे हैं, उनके प्रति उनका एटीट्यूड, उनका सेंटिमेंट क्या है? उनको जो वर्किंग कंडीशन दिया गया उसके बारे में वो क्या कहना चाहते हैं, उनको कैसा लगता है? जो सुपरविज़न होता है उनके लिए, वो कैसा है? कंपनी के बारे में वो क्या सोचते हैं? और इंट्रा ग्रुप रिलेशनशिप के बारे में वो क्या सोचते हैं? ये सब सारी चीज़ें जानने के लिए इंटरव्यू कंडक्ट किया गया। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि जो मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम है, इसमें 2 टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था। फर्स्ट टेक्निक है डायरेक्ट टेक्निक, और सेकंड टेक्निक है इनडायरेक्ट टेक्निक। तो इनिशियली क्या हुआ, जब इंटरव्यू स्टार्ट किया गया तो रिसर्चर्स जो थे उन्होंने डायरेक्ट टेक्निक का इस्तेमाल किया, और बाद में चल के उन्होंने इनडायरेक्ट टेक्निक का इस्तेमाल किया। जब रिसर्चर ने डायरेक्ट टेक्निक का इस्तेमाल किया तो वहाँ पे रिसर्चर ने वर्कर से सिर्फ रेलेवेंट क्वेश्चन पूछे, ठीक है? कि आपका कार्य किस तरीके का है, वर्किंग कंडीशन आपका कैसा है, सुपरविज़न कैसा है, कंपनी कैसा है, ये सारी चीज़ें बेसिक-बेसिक जो रेलेवेंट क्वेश्चन्स थे वो पूछे गए। जब इनडायरेक्ट टेक्निक का इस्तेमाल किया गया बाद में, तो रिसर्चर ने ये कहा कि वर्कर्स को कि आपके पास फुल फ्रीडम है, आपको जैसा लगता है कंपनी के बारे में, जैसा सुपरविज़न के बारे में लगता है, आपके पास फुल फ्रीडम है। आप जो चाहे वो खुल के बता सकते हो। तो ये इनडायरेक्ट टेक्निक में इस्तेमाल किया गया। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला कि रिसर्चर्स ने ये कहा कि जो सोशल फैक्टर्स हैं, ठीक है? वो इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं इन इन्फ्लुएंसिंग प्रोडक्टिविटी, ठीक है? यानी वर्क प्लेसेस में जो प्रोडक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करता है, वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है? सोशल फैक्टर है, जिसके वजह से प्रोडक्टिविटी इन्फ्लुएंस होती है। तो ये था मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम। अब आइए लास्ट एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करते हैं, जो है बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम एक्सपेरिमेंट। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि स्टार्टिंग के जो 2 एक्सपेरिमेंट थे, चाहे वो इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट हो, चाहे रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट हो, दोनों ही टेस्ट रूम कंडीशन में कंडक्ट किया गया था। और जो थर्ड और फोर्थ एक्सपेरिमेंट है, वो नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में किया गया। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम एक्सपेरिमेंट है, वो ऑलमोस्ट नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में किया गया था। और इस एक्सपेरिमेंट में एक ग्रुप बना दिया गया था जो कि 14 वर्कर्स का था, और ये जो 14 वर्कर्स थे वो फुल्ली एक्सपीरियंस्ड है, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड वर्कर थे, इनका एक ग्रुप बना दिया गया। और उनसे ये कहा गया कि जो वेजेस होगा,
ठीक है? ये आपको इंडिविजुअल लेवल पे दिया जाएगा, यानी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो बोनस होगा, ये बोनस आपको इंडिविजुअल लेवल पे ना देख के ग्रुप लेवल पे दिया जाएगा। तो यहाँ पे रिसर्चर ने ये सोचा कि जो वेजेस है उसके लिए तो जो वर्कर्स हैं वो काम करेंगे ही, और बोनस के लिए ग्रुप एफर्ट के साथ काम करेंगे, लेकिन आउटकम ऐसा नहीं निकला। वर्कर्स ने बोनस को प्राप्त करने के लिए, बोनस को अचीव करने के लिए अच्छी तरीके से काम नहीं किया। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन थे उन्होंने टारगेट ये रखा कि एक दिन में 7,300 यूनिट पर डे की बात कर रहा हूँ मैं, ये इन्होंने टारगेट रखा था। लेकिन एक्चुअल जो परफॉर्मेंस आई वो थी 6,600 यूनिट, यानी कि करीब 700 यूनिट्स कम थे एक्चुअल। तो ये डिफरेंस आ गया। तो ये पता करना चाहते थे इस एक्सपेरिमेंट से कि एक इंडिविजुअल का ग्रुप पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ध्यान से सुनिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इस एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था। इस एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्टिव ये देखना था कि एक इंडिविजुअल का ग्रुप पे कितना प्रभाव पड़ता है, कितना इफ़ेक्ट होता है एक इंडिविजुअल का ग्रुप पे। ये जानने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो एक्सपेरिमेंट के जो नतीजे आए, जैसे मैंने आपको बताया कि टारगेट जो था वो 7,300 यूनिट्स प्रोड्यूस करने का था, लेकिन एक्चुअल में 6,600 ही यूनिट प्रोड्यूस हुआ। तो इससे ये पता चला कि हर ऑर्गेनाइजेशन में एक इनफॉर्मल ग्रुप है, और इनफॉर्मल ग्रुप का एक लीडर होता है जिसको हम इनफॉर्मल ग्रुप लीडर कहते हैं, और उस इंडिविजुअल का ग्रुप पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। आगे चल के हम इसी को कंक्लूजन में देखेंगे। एक बार हम लोग हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट का ओवरऑल कंक्लूजन देख लेते हैं। फर्स्ट है, द ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ सोशल सिस्टम। ठीक है? एक ऑर्गेनाइजेशन एक सोशल सिस्टम है जिसमें जो लोग होते हैं वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, और इसी इन्फ्लुएंस के बारे में यहाँ पे बात की गई। द वर्कर्स फॉर्म देयर ओन ग्रुप्स ऑफ चॉइस, जिसे इनफॉर्मल ग्रुप कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि एक इंडिविजुअल का ग्रुप पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये लास्ट वाला जो एक्सपेरिमेंट था उसका करने का ऑब्जेक्टिव था। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि हर ऑर्गेनाइजेशन एक सोशल सिस्टम की तरह है जहाँ पे एक दूसरे से लोग इंटरेक्ट करते हैं, और यहाँ पे वर्कर जो होते हैं वो अपना एक अपने पसंद का एक ग्रुप बना लेते हैं जो कि है इनफॉर्मल ग्रुप। ठीक है? और ये इनफॉर्मल ग्रुप जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है, यानी प्रोडक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करता है। सेकंड बात करते हैं, द इनफॉर्मल ग्रुप्स हैव देयर ओन इनफॉर्मल लीडर्स। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि हर ऑर्गेनाइजेशन में एक इनफॉर्मल ग्रुप होता है और हर इनफॉर्मल ग्रुप का एक इनफॉर्मल लीडर होता है जिसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है उसके ग्रुप के मेंबर्स पे, चाहे उसके परफॉर्मेंस पे हो, चाहे उसके प्रोडक्टिविटी पे हो। और कभी-कभी ये भी देखा गया है कि जो इनफॉर्मल लीडर होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है देन दी फॉर्मल लीडर। जो फॉर्मल लीडर होता है उससे भी ज़्यादा उसका इम्पोर्टेंस होता है ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट बात करते हैं, द आउटपुट लेवल ऑफ अ वर्कर जनरली नॉट डिटरमाइंड बाय हिज फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी बट द सोशल नॉर्म्स। अभी आपने देखा कि जो टारगेट किया गया था वो था 7,600 यूनिट्स, लेकिन एक्चुअल में प्रोड्यूस कितना हुआ? 6,600 यूनिट्स। फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी का क्या मतलब है कि एक एम्प्लॉय इतना प्रोड्यूस कर सकता है, बट सोशल नॉर्म्स जो ग्रुप के नॉर्म्स थे वो कितने थे? 6,600। अभी आपको ये जानना होगा कि 7,600 यूनिट जो था वो टारगेट था, बट जो ग्रुप था उन्होंने 6,600 ही क्यों क्यों किया? ज़्यादा भी तो कर सकते थे। तो इंटरव्यू में ये पूछा गया कि आपने प्रोडक्शन कम क्यों किया? तो एम्प्लॉइज़ जो थे उन्होंने ये कहा कि अगर हम ज़्यादा प्रोडक्शन करते तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में टारगेट 8,000 रख दिया जाता पर डे, या हो सकता है कि आने वाले टाइम में उनके लिए काम ही ना हो, यानी वो बेरोज़गार हो जाएँ। तो इन सभी डर से, इन सारी चीज़ों की वजह से ही एम्प्लॉइज़ जो हैं उन्होंने अपना एक सोशल नॉर्म बना दिया कि ठीक है, हमारा एक इनफॉर्मल ग्रुप है, हम इससे ज़्यादा काम नहीं करेंगे, हमें भले ही कितना भी काम मिले। नेक्स्ट है नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स। ठीक है? तो यहाँ पे ये भी बताया गया कि नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स का भी काफ़ी इम्पोर्टेंस है। ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं, अ वर्कर डज़ नॉट बिहेव एज़ इंडिविजुअल एट वर्क प्लेस बट एज़ मेंबर ऑफ हिज वर्क प्लेस।
एक वर्कर जो है वो जब एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क प्लेस पे होता है तो वो एक इंडिविजुअल की तरह बिहेव नहीं करता बल्कि एज अ मेंबर ऑफ हिज वर्क ग्रुप, ठीक है, उसके तरह बिहेव करता है। वो इंडिविजुअली बिहेव नहीं करता बल्कि उसे ये लगता है कि मैं इस पर्टिकुलर ग्रुप का मेंबर हूँ और वो उसी ग्रुप के नॉर्म्स के हिसाब से ही काम करता है, वो इंडिविजुअली बिहेव नहीं करता। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि अ ग्रुप प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द बिहेवियर ऑफ वर्कर्स एट वर्क प्लेस। नेक्स्ट बात करते हैं, दी वर्कर्स डेवलप देयर ओन इनफॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। जो वर्कर्स होते हैं वो अपना इनफॉर्मल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन खुद ही डेवलप करते हैं जिसमें मैनेजमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। और ये कम्युनिकेशन चैनल जो होता है वो वर्कर्स के बिहेवियर, परफॉर्मेंस, सभी चीज़ों को इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, द गोल्स ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप्स में नॉट बी इन लाइन विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि यहाँ पे इनफॉर्मल ग्रुप का जो गोल है, ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल से अलग हो सकता है कि वो इन लाइन ना हो। तो यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट होगा इसको कम करने के लिए मैनेजमेंट को काम करना चाहिए, एफर्ट करना चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली रन कर सके। यहाँ पे एच होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, द वर्कर्स प्रेफर एम्प्लॉय ओरिएंटेड सुपरविजन। तो हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि जो वर्कर्स हैं वो एम्प्लॉय ओरिएंटेड सुपरविजन चाहते हैं, यानी कि वो नॉन डायरेक्टिव सुपरविजन चाहते हैं, ठीक है। वो ये नहीं चाहते कि आप पूरे टाइम सुपरवाइज करने के लिए सर पे खड़े रहो, काम कराने के लिए आप फोर्स करो। वो चाहते हैं कि आप उनको बता दो कि क्या करना है और फिर उनको छोड़ दो ताकि वो आसानी से खुद से काम कर सकें, सिर्फ उनको एक गाइड की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसे हम एम्प्लॉय ओरिएंटेड सुपरविज़न कहते हैं। अब वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ आर करेक्ट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो एक बार वापस से इवैल्यूएट करते हैं सारे स्टेटमेंट को। फर्स्ट है, हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स बिगिन विथ रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट फॉलोड बाय इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट। देखिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है क्योंकि सबसे पहले इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसके बाद रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट हुआ था। तो करेक्ट पूछा है तो जिसमें भी ए है उसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं और आपको आंसर मिल जाएगा। एक बार फिर से वापस जो स्टेटमेंट है उनको भी इवेलुएट कर लेते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है, हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट डिड नॉट फाइंड डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वर्किंग कंडीशन एंड प्रोडक्टिविटी। तो ये बिल्कुल सही है। वर्किंग कंडीशन और प्रोडक्टिविटी में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। रिले असेंबली टेस्ट रूम में क्या हुआ कि जो फीमेल जो वर्कर्स थी, जो फीमेल ऑपरेटर्स थी, जो कि स्विचेस को असेंबल कर रही थी, उनकी वर्किंग कंडीशन में हमने चेंज कर दिया। उनको चाय दिया, कॉफ़ी दिया, 5 मिनट का ब्रेक दिया, फिर मैंने बढ़ा दिया वो ब्रेक, ठीक है। लेकिन उससे क्या हुआ, वर्किंग कंडीशन से और प्रोडक्टिविटी में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं था। ग्रुप जो प्रोडक्टिविटी है उसमें कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं पाया गया। थर्ड बात करते हैं, हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट वर कंडक्टेड एट वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी यूके। देखिए ये यूके नहीं है बल्कि यूएसए है, शिकागो, याद रखिएगा। तो ये गलत है। लास्ट स्टेटमेंट देखते हैं, हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट फाउंड डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन लाइटिंग एंड प्रोडक्टिविटी। तो ये भी गलत है। मैंने आपको स्टार्टिंग में इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट या लाइटिंग एक्सपेरिमेंट बताया, जिसमें मैंने ये बताया कि लाइटिंग कंडीशन का प्रोडक्टिविटी पे कोई भी रिलेशन नहीं है। कंक्लूजन आप वापस से आके देख सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ बी जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। तो सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट का मतलब क्या है, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, इन हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स द इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट वर कंडक्टेड इन टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट। तो ये देखिए बिल्कुल सही है क्योंकि इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट और रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट जो था वो टेस्ट रूम कंडीशन या फिर कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में किया गया था। सेकंड बात करते हैं, इन हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट द रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट वर कंडक्टेड इन ऑलमोस्ट नॉर्मल वर्किंग कंडीशन। गलत है भाई। रिले असेंबली टेस्ट रूम जो जो सेकंड एक्सपेरिमेंट था वो भी टेस्ट रूम कंडीशन में किया गया था, वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं किया गया था। थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं, इन हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट ड्यूरिंग मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम ओनली डायरेक्ट टेक्निक ऑफ इंटरव्यूइंग वाज अडॉप्टेड। ये भी गलत है भाई। मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम में डायरेक्ट टेक्निक के साथ इनडायरेक्ट टेक्निक का भी इस्तेमाल किया गया था, सिर्फ डायरेक्ट टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया गया था। लास्ट स्टेटमेंट देखते हैं,
In Hawthorne experiments, it was found that the output level of worker generally determined by physiological capacity. ये भी गलत है। आपने ग्रुप नॉर्म्स के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि टारगेट कितना था 7,300, लेकिन ग्रुप नॉर्म्स कितना था 6,600। तो जो आउटपुट लेवल है वर्कर का वो फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी नहीं है बल्कि ग्रुप नॉर्म पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो यानी कि पूछा है कि इनकरेक्ट क्या है, तो बी सी डी जो है वो इनकरेक्ट है। यहाँ पे बी सी डी जो है वो इनकरेक्ट है, तो थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल्टन मेयो conducted Hawthorne experiment in which illumination experiment was one of them. What was the conclusion of the illumination experiment? अभी आपने illumination experiment देखा, आपको पूछा है कि इनमें से कौन सा conclusion है of illumination experiment और lighting experiment। मैं आपके लिए ऑप्शंस पढ़ देता हूँ। फर्स्ट है प्रोडक्टिविटी इज सिग्निफिकेंट अफेक्टेड बाय लाइटिंग लेवल्स। नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी हैज नो कोरिलेशन विद लाइटिंग लेवल्स। सी है देयर इज फिजियोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन लाइटिंग लेवल्स एंड एम्प्लॉयज साइकोलॉजी, या फिर ऑल द अबव। तो इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन यही था कि देयर इज नो कोरिलेशन विथ लाइटिंग लेवल्स एंड प्रोडक्टिविटी, यानी लाइटिंग लेवल और प्रोडक्टिविटी में कोई भी सीधा संबंध नहीं है। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगर आपको अभी नहीं समझ में आता तो वापस से जाके एक बार देख लो, 2-3 बार आप देखोगे तो आपको चीज़ें अच्छी तरीके से आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। अब आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स वर कंडक्टेड बिटवीन। आपको बताना है कि हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट कब किया गया था। ऑप्शन देख लेते हैं। 1920 से 1930 के बीच में, 1922 से 1935 के बीच में, 1921 से 1935 के बीच में, या फिर 1924 से लेके 1932 के बीच में। तो मैंने आपको बताया था कि हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट जो था वो 8 साल चला था, बिटवीन 1924 टू 1932। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। तो ये था वीडियो। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप इस दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं पर्सनली आपको कोशिश करूँगा कि आपके सारे डाउट को रिजॉल्व कर सकूँ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।